हेलो बच्चों, ये इरडोव का क्वेश्चन 1.5 है, यानी कि पांचवा क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स का इस सीरीज में। और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, दो मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस आएगी, और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जो भी कंडीशन आएगी आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके तुरंत हो जाएंगे। हम लोग ने इस क्वेश्चंस पे काफी सोचा हुआ है और क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, और क्वेश्चंस आते हैं। अब इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इरडोव में जो वेक्टर्स हैं वो बोल्ड में लिखे हुए हैं, जैसे कि वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, ये क्या है, वेक्टर में है और ये बोल्ड में है। और इसी तरीके से जो पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है वो भी क्या है, बोल्ड में लिखा है और ये भी वेक्टर है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टिकल हैं 1 और 2, और वो कांस्टेंट वेलोसिटीज से चल रहे हैं v1 और v2, और इनिशियल मोमेंट पर उनका जो रेडियस वेक्टर है वो है r1 और r2, और ये चारों वेक्टर्स आपस में मैथमेटिकली कैसे जुड़े होंगे, उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा कि ये दोनों पार्टिकल आपस में जाकर के कोलाइड कर जाएं या भिड़ जाएं। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग दो एक्सिस बना लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है? और पार्टिकल 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने अज्यूम कर लिया यहां पर है, और पार्टिकल 2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है? अब यहां पर बोला गया है कि यहां पर पार्टिकल 1 है और उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r1 दिया हुआ है कि आप ले लीजिए। सिमिलरली यहां पर पार्टिकल 2 है, दूसरा है, और उसका पोजीशन वेक्टर आपका r2 है। ठीक है? अब मान लीजिए, या यहां पे दिया हुआ है कि ये वेलोसिटी v1 से इधर जा रहा है और ये जो है वेलोसिटी v2 से इस तरफ जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब बोला गया है कि ये चारों आपस में क्या रिलेशन होल्ड करेंगे मैथमेटिकली कि भिड़ जाएं आपस में जाकर के। तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग अज्यूम करते हैं कि आफ्टर टाइम t ये दोनों आपस में जाकर के भिड़ जा रहे हैं या कोलाइड कर जा रहे हैं। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये यहां पर मान लीजिए ये यहां पर आ गया कहीं आफ्टर टाइम t, और ये जो है यहां पर आ गया पार्टिकल 2 आफ्टर टाइम t, तभी तो इन दोनों का कोलिजन होगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोटिस करना होगा कि जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सेम होगा। उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पर आप देखिए, अगर हम एट द टाइम ऑफ कोलिजन पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, दोनों पार्टिकल का सेम होगा, है ना? यहां तक हमको बातें क्लियर हैं। और उसको हम ले लेते हैं, भाई ये है आर वेक्टर हमारा, जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं। और कितने टाइम के बाद कोलाइड कर रहे हैं, आफ्टर टाइम t, और उस दौरान, टाइम के दौरान दोनों की वेलोसिटीज जो हैं वो कांस्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें तो ये है हमारा r1 वेक्टर। अगर टाइम t के बाद ये पार्टिकल यहां से चल के यहां आ गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 इंटू t, वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? उतनी देर में यहां से यहां तक पार्टिकल आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा v2 वेक्टर इंटू t। क्लियर? अब देखिए यहां पर दो ट्राइंगल बना है, एक ये वाला ट्राइंगल बना है और एक ये वाला ट्राइंगल बना है। अब भाई हम अज्यूम करेंगे कि पार्टिकल पहले रेक्टिलिनियरली ही चल रहे हैं, हमको कोई और मेथड नहीं मालूम है, हमको केवल बेसिक फॉर्मूलेज मालूम है,
वेक्टर ट्रायंगल एडिशन आता है और उसी के हेल्प से हम लोग पहले ये वाला कंडीशन निकालेंगे। तो यहां पे देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है तो क्या हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t, दिस विल बी इक्वल टू r वेक्टर। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि यही वेक्टर ट्रायंगल है का रूल है। तो यहां पर लिख सकते हैं जो r वेक्टर है आपका वो किसके इक्वल है, वो है r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t। उसी तरीके से अगर हम ये नीचे वाला ट्रायंगल देखें तो क्या लिख सकते हैं r2 वेक्टर प्लस v2 इंटू t वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू r वेक्टर। तो यहां से हम लिख सकते हैं r वेक्टर इज विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टाइम्स t। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टाइम्स t। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को रीअरेंज ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर r1 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 वेक्टर टाइम्स t, या t को मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस v2 वेक्टर टाइम्स t। क्लियर। अब देखिए यहां से आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आपको मालूम ही होगा। मान लीजिए अगर ये दो वेक्टर्स में कंडीशन दी हुई है वेक्टर a इज इक्वल्स टू c टाइम्स वेक्टर b, जहां पर c क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या यहां से हम ये देख सकते हैं कि दो वेक्टर a और b भले ही मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो या ना हो, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल जरूर होंगे। कैसे, वो इस तरह से होगा, मान लो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या मैं यहां से ये कंडीशन रिलेट कर सकता हूं कि दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, वो दोनों के लिए 1 हो गया और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं a कैप विल बी इक्वल टू b कैप, यही यूनिट वेक्टर का सिंबल है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब लौट करके आते हैं इस कंडीशन पर। यहां पर t देखेंगे तो क्या t कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या ये वाली कंडीशन हमारी आ गई, ये भी एक कोई वेक्टर है क्या, और ये भी वेक्टर है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं कि r2 माइनस r1 जो वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, v2 v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर के। हमको एक बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई है। बस अब हम इसको ये कंडीशन को ये वाली कंडीशन में रख देंगे और हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड से भाई डिवाइड कर देंगे हम, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। क्या हो जाएगा, ये हमारा
रिलेशन आ जाएगा। आपके बुक में यही पीछे आंसर दिया हुआ है। तो ये हो गया है हमारा आंसर विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर हम लोग ने नहीं किया, एक सिंपल मेथड उठाया और यहां से हमने अपना आंसर निकाल लिया। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस कंडीशन को ना याद कर लेना। इसको मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है ये कंडीशन, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनकी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या रिलेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो चीजें और क्लियर होगी। इसको सेम क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। फिर से हम अपना एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा है वाई एक्सिस। यही लिया था पार्टिकल 1 का ये पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको R1 है लिया था, या क्वेश्चन में दिया था ये पार्टिकल कुछ इस तरफ वेलोसिटी v1 से जा रहा था, और सेकेंड पार्टिकल था वो इस तरफ किसी वेलोसिटी v2 से जा रहा था, और उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। क्लियर? अब बहुत बढ़िया, यहां पे जो मेथड 2 में हम लोग करेंगे, यहां पर जो सेकेंड मेथड है हमारा, उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कितना ब्यूटीफुली ये आंसर तुरंत आपको दे देगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे पार्टिकल को किसी और पार्टिकल के ऊपर बैठ के एनालाइज करते हो, तो उस मोशन को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पार्टिकल 1 पर जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मी पार्टिकल 1 जो है वो रेस्ट पर आ गया है, और हम मोशन किसका एनालाइज करेंगे, हम पार्टिकल 2 का, कहां से, पार्टिकल 1 पर बैठ करके। क्लियर? तो अगर हम वहां से देखेंगे, आप इमेजिन करिए कि जब आप खेलते हो क्रिकेट, तो किसी ने मान लीजिए 6 मारा और वो इतना तेज मारने की कोशिश किया, ऑफ कोर्स वो गया नहीं, और आप फील्डर हो बाउंड्री लाइन पर और आप बॉल को कैच करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है उस केस में, हमेशा वो बॉल आपको आपके रिस्पेक्ट में अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी, है ना? तभी आप उसको कैच कर पाओगे। अगर वो इधर उधर आते हुए दिखाई देगी तो क्या कभी आप कैच कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर हम देखेंगे, तो क्या वो ये वाला वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि पार्टिकल 1 पर हम बैठे हैं, पार्टिकल 2 के पोजीशन को देख रहे हैं, वो यहीं से बैठ के यही देखोगे, ये वाला एरो होगा, है ना? तो क्या ये फिर से एक वेक्टर ट्राइंगल बन गया है? बिल्कुल बन गया है। तो क्या करेंगे हम यहां पर हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R2 1 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू विच वन, R2 वेक्टर। ये आपने पढ़ा भी होगा कि R2 यानी कि जो ये वाला वेक्टर होता है 2 और 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यहां से बात तो क्लियर हो गई हमारी, और वो इस डायरेक्शन में है। बहुत अच्छा। अब यहां से अगर हम बैठ करके, पहले तो पोजीशन एनालाइज किया, अब इस बार हम यहां से पार्टिकल 2 की पार्टिकल 1 पे बैठ करके वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बॉल हमेशा आपको अपनी तरफ ही आते हुए दिखाई देनी चाहिए, तभी आप उसको कैच कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स यहां पर अगर दोनों को कोलाइड करना है, तो पार्टिकल 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 हमेशा उसको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देना मैंडेटरी है। तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये चीज जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी
जो 1 है वो हमेशा अपनी तरफ का एक वेक्टर होगा। बात क्लियर हुई? अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर जो है वो इज एंटी पैरेलल टू कौन से वेक्टर को? V2 1 वेक्टर के। यानी कि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, R2 1 वेक्टर, और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इस डायरेक्शन में। ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल है। क्लियर? अब अगर एंटी पैरेलल हैं तो हम सेम कहानी पे आ जाते हैं। अगर दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है और ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इनका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट होंगे, है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि A कैप विल बी इक्वल टू माइनस B कैप, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ये दोनों भी एंटी पैरेलल हैं तो क्या हम सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि R2 1 जो पोजीशन वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ क्या होगा? ये वाला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाला ही वेक्टर। हमको यूनिट वेक्टर निकालना था, अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? जैसे ये लिखा है वैसे ये भी लिख देंगे। तो यहां पर ये हम लिख सकते हैं अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, है ना? बहुत बढ़िया। माइनस को अंदर ले जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, है ना? और यहां मैग्नीट्यूड है इसके नीचे, आप कुछ भी पहले लिख लो, जो कि इसका बाहर जो आएगा नंबर वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो हम इसको ऊपर के अकॉर्डिंग ही अरेंज कर देते हैं। तो ये V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है जो हमने पहले सॉल्व किया था और ये हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास में मैं बताता हूं इस चीज को कि कंडीशन कोलाइड होने की क्या है। मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से और दूसरा पार्टिकल कुछ इस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। तो अगर आप v1 पे बैठ गए हो तो पोजीशन वेक्टर हमेशा इस तरफ होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू v1 v2 का। ठीक है, और अगर आप v1 पे बैठ के इसके मोशन को एनालाइज करते हो, इसकी वेलोसिटी को एनालाइज करते हो, तो वो हमेशा उसके एंटी पैरेलल होना चाहिए, तभी ये दोनों पार्टिकल क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो आपने देखा यहां से हमने कितनी अच्छी बात सीखी, और मैंने एज यूजुअल जैसे आपसे बोला है कि यहां पर ये वाली कंडीशन अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर एंटी पैरेलल नहीं हो ये दोनों वेक्टर, कोई और डायरेक्शन में हो दोनों वेक्टर, ठीक है, तो इसमें इरोडोव में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तब क्या होगा कि उनके बीच पहले डिस्टेंस कम होगा फिर वो बढ़ेगा, तो एक मिनिमम डिस्टेंस आता है। तो वो कैलकुलेट करने की एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, कि जब वो किसी एंगल पर हैं, उसको जब उसका नंबर आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। आप इस चैनल पे ट्यून रहिएगा।